everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. If you find the lecture helpful and you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 22 अगस्त. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserves? इनमें से किन आइटम्स को इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखा गया है? ए ऑप्शन हमारे पास है फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. बी ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआरस. एसडीआरस मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स. सी ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआरस. डी ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. अब चलते हैं एक क्योट की तरफ. एक क्योट देख लेते हैं जो कि हमें अपने जीएस पेपर्स, एथिक्स और ऐसे कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है. तो क्योट क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस should go the realm of law, it should emanate from management culture. किसकी क्योट है ये? नारायण मूर्ति जी की. आप इस क्योट को नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल होगी जीएस पेपर्स, एथिक्स और एसए में. अब चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है फ्रंट पेज पे? जो ह्यूवेई कंपनी है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, इसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को कट डाउन कर दिया है इंडिया से और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को चाइना में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है. और ऐसा इसने क्यों किया है? क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉरपोरेट मार्केट में जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको टैकल करने के लिए कुछ मेजर्स ले रही है. उन मेजर्स के चलते इन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को यहाँ से शिफ्ट करने का डिसीज़न लिया है. मेजर्स क्या क्या लिया हमारी गवर्नमेंट ने? इनके ऊपर क्या किया कि इनकम टैक्स के सर्च हो रहे हैं इन कंपनीज़ पे और इस कंपनी को 5G के टेलीकॉम ट्रायल से एक्सक्लूड रखा गया और रिसर्च एंड कोलैबोरेशन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस इंडियन गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और डिफ़िकल्ट हो रहे हैं कंटिन्यू करने में. इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं. और ये सब इंडियन गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि जो भी ये चाइनीज़ कॉरपोरेट्स हमारे इंडिया में हैं वो उनका रिलेशन किसी नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तो नहीं है, ये चेक करने के लिए. हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी तरह से खतरा नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए ये सब किया जा रहा है. इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं. फॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस कौन से होते हैं? जो बाय लॉ लगाए जाते हैं. इनफॉर्मल क्या होता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं. इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं? जैसे जो इनके इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं क्रिटिकल, जैसे यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स, एनालिटिक फर्म्स, इनके साथ कोलैबोरेट करके ये कंपनी काम करती है. इनके कोलैबोरेशन पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिए गए हैं. और क्या किया गया है कि ह्यूवेई के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको चाइना से इंडिया में आने के लिए वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा है. और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट किस लिए कर रही है? क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शंस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी लगाए हुए हैं. उनको टैकल करने के लिए या फिर कह सकते हैं उनके बदले में रेसिप्रोकल रेस्ट्रिक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं. इसी वजह से जो ह्यूवेई है वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ से मूव कर रहा है. और इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूवेई के जो 3500 जॉब्स हैं जो इंडिया में क्रिएट हुए हैं उन पे खतरा आ जाता है. और चाइनीज़ जो सीईओ है उन्होंने क्या कहा है कि इसकी वजह से जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उस पर भी असर पड़ सकता है. असर कैसे पड़ सकता है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये नहीं कहता कि इंडिया में रह के इंडियन फर्म्स ही बनाएंगी सामान. बाहर की कंपनीज़ भी इंडियन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकती है. तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ऑफिशियल्स ये जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं ये मेक इन इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट है, उसको भी हैम्पर कर सकती हैं. यही था इस आर्टिकल में, इसके अलावा कुछ नहीं था. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 7,000 से भी ज़्यादा चालान्स इशूड किए हैं। क्या है कि नंबर प्लेट्स पे लोग नाम लिखवा लेते हैं, कई बार कलर्ड फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, या फिर कई बार ऐसे सिंबल्स जो कि कास्ट या फिर रिलीजन को डिस्क्राइब करते हो, उनकी कास्ट या रिलीजन के बारे में बताते हो, जैसे ओम का सिंबल है, इस टाइप से वो सब क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं फाइन को। गवर्नमेंट कहती है ये सब क्या अट्रैक्ट करते हैं, फाइन। ये सब HSRPs जो हमारे पास नॉर्म्स हैं व्हीकल्स की नंबर प्लेट के लिए, उन सब के खिलाफ है। और क्या कहा गया है कि ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं ये लोकल डीलर्स बनाते हैं और ये बनाना इलीगल है, ये लीगल हमारे लॉ में नहीं है। और अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाए वो भी क्या होता है, फाइन के लिए अट्रैक्ट किया जा सकता है, उस पर भी चालान इशू किया जा सकता है। अब दो टाइप के नंबर प्लेट्स की बात की गई है, एक है डिफेक्टिव नंबर प्लेट, दूसरी है फैंसी नंबर प्लेट। डिफेक्टिव नंबर प्लेट का मतलब क्या होगा कि नंबर गलत आप लिख दें, नंबर आप कोई इलीगल नंबर यूज़ कर रहे हैं, किसी और का नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ाइन करवाएगा 5,000 रुपये का। और अगर दोबारा से आप वही अपना ऑफेंड रिपीट करते हैं तो वो फ़ाइन हो जाएगा 10,000 का। फैंसी नंबर प्लेट का मतलब क्या है, फैंसी नंबर प्लेट मतलब आप फ़ॉन्ट्स अलग यूज़ कर रहे हैं, कलर्ड फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, इस टाइप से आप अगर कोई पेनल्टी करते हैं तो आपको फ़ाइन देना होगा 500 रुपये का। और अगर आप रिपीट करते हैं उस ऑफेंड को तो आपको देने होंगे 1,500 रुपये का फ़ाइन। ये सभी कंपाउंडेबल हैं। और क्या कहा गया है कि हमारे पास नॉर्म्स हैं नंबर प्लेट्स के लिए जिन्हें कहा जाता है HSRPs। और HSRPs उनको डिटेक्ट करने के लिए दो टाइप के हमारे पास कैमराज हैं जो कि पुलिस यूज़ करती है। एक है रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन और दूसरा है ओवर स्पीडिंग वायलेशन डिटेक्शन। अगर कोई भी इंसान रेड लाइट को जंप करता है या फिर ओवर स्पीडिंग करता है तो इन दोनों कैमराज में उसके कार की इमेज और उसकी नंबर प्लेट की इमेज जो होती है वो कैप्चर हो जाती है। तो क्या किया जाता है, या तो उसे अगले ट्रैफिक जंक्शन पे रोक लिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, उन्हीं डिटेल्स की हेल्प से जो ओनर की डिटेल्स हैं उनको ट्रेस किया जाएगा और ऑनलाइन चालान इशू किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है HSRPs क्या हैं। HSRPs का मतलब है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। ये किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं एल्यूमिनियम से। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्या होता है, इस पर कम से कम भी 2 ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन रीयूजेबल होते हैं, मतलब वो लोग आप चाहे तो भी हटा नहीं सकते, कोई हटा नहीं सकता उन्हें, इस टाइप के वो लोग हैं। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि हमारी जो नंबर प्लेट होगी उस पर अशोक चक्र का होलोग्राम बना होगा जिसकी डायमेंशंस होंगी 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर। और वो किससे बना होगा, क्रोमियम से बना होगा। कौन से कलर में, ब्लू कलर में, क्योंकि हमें पता है अशोक चक्र हमारा ब्लू कलर में होता है। कहाँ होगा ये आपको ध्यान रखना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि राइट कॉर्नर में होगा या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अगली स्टेटमेंट क्या है कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्या होगा, एक 10 डिजिट का परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो कि लेज़र के द्वारा उसमें ब्रांड किया जाएगा, मतलब लेज़र के द्वारा उसको लिखा जाएगा। लेज़र के द्वारा लिखा जाएगा तो हमें पता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको हम। और क्या कहा गया है कि ये जो फिल्म है हमारी, ये जो नंबर प्लेट है, इस पे क्या होगा, इंडिया लिखा हुआ होगा विद 45 डिग्री एंगल, ऐसे न्यूमेरिकल्स और लेटर्स जो कि इंडिया लिखा हुआ दिखे विद 45 डिग्री एंगल। उसके बाद जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसको इलेक्ट्रॉनिकली व्हीकल के साथ लिंक कर दिया गया है सो दैट ईजी जो थेफ्ट हो जाती है, चोरियाँ हो जाती है या फिर कोई भी क्राइम होता है, हमें फ़ायदा हो, हम व्हीकल को आसानी से पकड़ पाए, जिसकी वजह से जो एक्यूज है उसको भी इजीली पकड़ा जा सकता है। अब HSRP के बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, जो पुरानी नंबर प्लेट्स थी ना उनको चेंज करना काफ़ी ईजी था। अब HSRPs जो हैं वो नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक के साथ आ रही हैं और रिप्लेस करना इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसे लोग हैं जो किसी से भी नहीं हट सकते, तो इसलिए इनको रिप्लेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद क्या कहता है
कि ये जो नंबर प्लेट्स होंगी HSRPs वाली, ये ऑटोमोबाइल डीलर्स या फिर प्राइवेट वेंडर्स ही जो कि स्टेट ने अप्रूव किए हैं वही लगा सकते हैं। और ये नंबर प्लेट इशू भी तभी की जाएंगी जब जो व्हीकल ओनर है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब वो प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद ही इशू होंगी। और इसकी हेल्प से जो 10 डिजिट पिन है उसकी हेल्प से जो चोरी होते हैं व्हीकल्स उनको भी आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है। ये था HSRPs के बारे में, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, एक जसोला में तिमरपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्लांट है। यहाँ क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी चेंज की जाती है, मतलब जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसकी लिमिट्स को बढ़ाया जा रहा है जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है। उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है कि इस प्लांट की कैपेसिटी को 40 मेगावाट एनर्जी अभी ये जनरेट करता है, 21 मेगावाट एनर्जी ये जनरेट करता है, तो इसको 40 तक ले जाने का एम किया जा रहा है। और इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ 1000 टन डेली वेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। ये इस मूव के खिलाफ जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स है वो काफ़ी सारे थ्रेट्स बता रहे हैं, उनको ये मूव पसंद नहीं आ रहा है और वो काफ़ी सारे अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, सबसे पहला है हेल्थ हज़ार्ड, जो उनकी हेल्थ को खतरा होता है, जो प्लांट से टॉक्सिक एमिशंस होते हैं और जो प्लांट से गंदी स्मेल निकलती है, उनकी वजह से उनकी हेल्थ पे काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या कहा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2020 में ये कहा था कि इस प्लांट की कैपेसिटी को 23 मेगावाट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। इस चीज़ पे भी जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो आपत्ति दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये काफ़ी बार पोल्यूशन की जो नॉर्म्स है उनको वायलेट करता है, जिसकी वजह से इसे पास्ट में भी फाइन किया गया है। अगर इसकी अब कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा तो ये देखा जा सकता है कि ऑलरेडी ये जो पोल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, अगर कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी तो ये कितनी ज़्यादा इसकी पोल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद ये हेल्थ हज़ार्ड के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं कि जो ऐश है वो जमा हो जाती है लोगों की बालकनीज़ में, विंडशील्ड्स में और बोनेट्स में, कार के बोनेट्स में, जिसकी वजह से उनके व्हीकल्स को, उनके घरों को काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसमें से ये डायोक्सिन्स, फ्यूरेंस, HCl जो निकलते हैं वो जो लिमिट्स हैं, प्रिस्क्राइब की गई लिमिट्स है उससे ज़्यादा निकलते हैं। ये मैंने बताया कितना हार्मफुल है लोगों की हेल्थ के लिए। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मतलब हेल्पफुल किस लिए हो सकती है, ये क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लैंडफिल्स को क्लियर करने में हेल्प करती है। लैंडफिल्स हमें पता है कूड़ा जो होता है हमारा सॉलिड वेस्ट, उसको लैंड में भर दिया जाता है और जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन देखने को मिलता है। वो जो वेस्ट है वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाके उसको भी पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। इन सभी दिक्कतों को फेस करने के लिए क्या किया जा रहा है, लैंडफिल्स को क्लियर किया जा रहा है। और ये कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगा के और उनकी कैपेसिटी को बढ़ा के। इसलिए ये एक गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब हमें दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखना है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वो होते हैं जो म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और कई बार उसके साथ हीट भी। और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट निकलती है उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में ही यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है एनर्जी प्लांट में, जो वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है और उसकी स्टीम बना दी जाती है। उस स्टीम से फिर टरबाइन को घुमाया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद क्या कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है ये हमारे जो लैंडफिल्स में मटेरियल भरा जाता है उसको भी काफ़ी कम कर देते हैं। अबाउट 80% ऑफ वॉल्यूम उसकी कम की जा सकती है बाय बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है और
इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके एडवांटेजेस और अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। कि अगर सॉलिड वेस्ट को ऐसे ही छोड़ा गया, तो मैंने आपको बताया वो लैंड में और वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, और जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन भी होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं वो क्लीन और रिलायबल रिन्यूएबल फ्यूल रिसोर्स से एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम होगी तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। उसके बाद क्या है कि और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि सीवेज वेस्ट को भी यहाँ आगे, अभी तक हमारे पास ऑल्दो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इससे अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं कि सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हजारस वेस्ट को भी हम फ्यूचर में टैकल कर पाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि केवल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वेस्ट टू एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज़ है वो एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कूड़ा तो हर जगह, हर देश में जनरेट होता है, और इंडियन कंपनीज़ क्या कर सकती हैं, उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करके अपना एक्सपेंशन बढ़ा सकती हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी। चैलेंजेस भी इसमें काफ़ी आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री के लिए, और अभी तक क्या है कि कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ जो कि एफिशिएंट हो, ऐसी हमने डेवलप नहीं कर पाए हैं। हम इंडिजीनियसली ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं कर पाए हैं, और उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई आ जाती है, क्योंकि हमें, मैंने बताया, इम्पोर्ट करना पड़ेगा जो भी टेक्नोलॉजी है उसको। उसके बाद क्या है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या फिर लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में सॉलिड को कलेक्ट नहीं कर पाते, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं इशू की हैं, जिससे कि पता चले कि कौन सी जो लैंड है वो सॉलिड वेस्ट या फिर लैंड फिलिंग के लिए अलॉट की गई है, और गार्बेज की सप्लाई कैसे की जाएगी, और पावर जो उससे प्रोड्यूस होगी उसका कैसे यूज़ किया जाना। उसके बाद जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, उन्हें सिटीजन से भी हेल्थ के जो बेसिस है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। जैसे अभी इसमें हमें जसोला वाले पार्क में, प्लांट में देखने को मिल रहा है, ये सब इसके क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, फिर इश्यूज़ हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के। इसके बाद यहाँ हमने देखा, बात आई है डायोक्सिन्स, फ्यूरेंस और HCl की। फ्यूरेंस के बारे में देख लेते हैं, नई टर्म है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्या कहा गया है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि केमिकल और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग या फिर पल्प एंड पेपर ब्लीचिंग, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें क्लोरीन का काम है, क्लोरीन यूज़ होता है, क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। और ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें दो अनइंटेंडेड, मतलब हम चाहते नहीं कि ये निकलें, लेकिन ये निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ के। कौन कौन से हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोपी डायोक्सिन्स और डाईबेंजोफ्यूरांस। इनको क्या कहा जाता है, डायोक्सिन्स और फ्यूरांस, ये आपको पता होना चाहिए। डायोक्सिन्स पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोपी डायोक्सिन्स को कहा जाता है नॉर्मली, और फ्यूरांस किसको कहा जाता है, डाईबेंजोफ्यूरांस को। ये इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि क्या देखा गया है कि हमारे देश में सेक्सटॉर्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कोविड-19 के बाद इसमें इंक्रीज़ हुआ है केसेस में। ऑल्दो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। लेकिन अब वो रिपोर्ट, केस होने का जो सिलसिला है वो बढ़ा है। क्या कहा गया है कि सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि किसी भी इंसान को, मेनली क्या देखा गया है कि 40 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनको सेक्सटॉर्शन के जो रैकेट्स हैं ये लोग ट्रैप कर लेते हैं, और इनसे काफ़ी ज़्यादा मनी डिमांड करते हैं। और किस चीज़ की धमकी दे के मनी का डिमांड करते हैं ये, कि वो उनकी जो प्राइवेट इमेजेस हैं उनको लीक कर देंगे और वीडियोस को लीक कर देंगे इंटरनेट पे। उसके बाद क्या कहा गया है कि इन सब को फिगर आउट करना गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी वरीफुल हो गया है, और पुलिस के लिए भी।
पुलिस के लिए काफ़ी वरीफुल कैसे हो गया है, ये डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेसिंग की वजह से। ये डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेसिंग पुलिस के लिए नई चिंता है, क्योंकि हमें पता है आजकल डिजिटल एरा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, लोग हर चीज़ डिजिटली लेना, काम करना प्रेफर करते हैं, इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेसिंग एक पुलिस के लिए नई चिंता का एक सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो रैकेट होता है ये क्या करता है, ये जो विक्टिम होता है उसके स्टेटस पे चेक करता है। स्टेटस को कैसे चेक करता है कि वो सिंगल है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, या फिर वो कैसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। मेनली ये रिच लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, ये हमें बताया गया है। और दूसरी बात क्या बताई गई है कि इन रैकेट्स में जो लोग शामिल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, वो होते हैं स्कूल के ड्रॉप आउट्स, और वो अपने अर्ली 20s में होते हैं। मतलब इस चीज़ से ये देखा जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है, ये इसका एक इम्प्लीकेशन देखा जा सकता है। और क्या कहा है कि जो एक्यूज हैं, ये जो रैकेट के पर्सन्स हैं, ये गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग 3 लेवल में ऑपरेट करते हैं। 3 लेवल में कैसे ऑपरेट करते हैं, ये जो फर्स्ट लेवल वाले लोग होते हैं वो फेक गवर्नमेंट आईडी से सिम कार्ड को अरेंज करते हैं। जो दूसरे लेवल के लोग होते हैं, वो जो विक्टिम होता है उसको डराने का काम करते हैं, और क्या दिखाते हैं, इम्पर्सनेट हो जाते हैं ऑफिशियल्स की तरह, ऑफिशियल्स बन के विक्टिम्स को डराने का काम करते हैं। जैसे पुलिस वाला बन के बात करेंगे, कोई हाई ऑफिशियल बन के बात करेंगे, तो वो इस तरह से विक्टिम्स को डराते हैं। थर्ड लेवल पे क्या आता है, जो कि बैंक अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि डिफरेंट एरिया से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब इसके बारे में, डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में देख लेते हैं हम। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट को क्या कहा जाता है, डिजिटल शैडो भी कहा जाता है। और ये क्या होता है कि किसी भी इंसान की डिजिटल एक्टिविटीज़ को, उसके एक्शंस को, उसकी कम्युनिकेशंस को इंटरनेट पे ट्रेस करना, डिजिटल फुटप्रिंट उसको कहा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव कौन से होते हैं कि जो यूज़र कुछ भी ब्राउज कर रहा है तो उसकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ और इन्फॉर्मेशन है वो कुकीज़ की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। और एक्टिव फुटप्रिंट्स कौन से होंगे, जो कि डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझ के जो यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे शेयर करता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हम लोग अपना बर्थडे डाल देते हैं, और भी काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं। ये सभी क्या होता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। और मेनली तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स टर्म है ये किसी पर्सन पे अप्लाई होती है, लेकिन इसको बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशंस के लिए भी कई बार यूज़ किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेसिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। डाटा प्रोटेक्शन का हमें पता है, एक बिल आया था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया। इस चीज़ पे काफ़ी बहस हुई, इस चीज़ पे काफ़ी तर्क हुए कि गवर्नमेंट ने इस बिल को क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसमें सभी गवर्नमेंट जैसे भी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी वो सभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही थी, तो इसको विड्रॉ करने की क्या नीड थी। और दूसरा क्या है कि इस बिल में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जैसे 2018 में ये बिल आया था, श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो उन्होंने इस बिल को लाया था। 2019 में ये बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तब इसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई 2021 में, उसने भी अपना एक डिफरेंट वर्जन दिया इस बिल का। तो इस बिल का क्या था, जो 2018 में ये बिल आया था, इसका वर्जन 2021 तक आते आते एकदम चेंज हो गया। और ये एक रीज़न माना जा रहा है कि इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया। यहाँ बात आई है, ये जो बिल है ये किससे रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी से। आपको ये बताना है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। हम लोग रोज़ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये राइट टू प्राइवेसी वाला जो एक आर्टिकल में
इंक्लूजन है ये कब आया था, कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये केस इंपॉर्टेंट है, 2017 का केस है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी से ये रिलेटेड है। उसके बाद क्या कहा है कि ये जो लॉ था इसका डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे डिफरेंट इसका इम्प्लीकेशन था और सभी की इस पे डिफरेंट थिंकिंग थी। इसके सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। फॉर एग्जांपल कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए किसी भी लॉ के साथ कंप्लाई करना मुश्किल हो सकता है, वो उसको डिसएडवांटेज की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये कहा गया है इसी लॉ की वजह से क्या हो सकता था, रेगुलेशन आसान हो सकता था, डाटा फ्लो इजी हो सकता था और क्या हो सकता था कि डाटा प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता था। तो ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए एक तरह से हर्डल भी दिख रहा था और एक तरह से बेनिफिट भी इस लॉ से उसको दिख रहा था। स्टेट के लिए क्या था, स्टेट के लिए ये था कि स्टेट एजेंसीज जो कि डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ करती हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, वो लिमिटेड हो सकता था इस लॉ से। लेकिन उसके साथ साथ ये लॉ, ये बिल क्या प्रोवाइड करवा रहा था कि इससे हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में प्रमोशन हो सकता था या फिर स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है हमारे वो भी बढ़ सकते थे। ऐसे ही इंडिविजुअल्स के लिए क्या था, इंडिविजुअल्स का डाटा जो है वो यूज़ होता था तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते, ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा गया था कि अगर इसी लॉ को पुअरली ड्राफ्ट किया जाता है तो वो क्या करता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं इन प्रैक्टिसेस को लेजिटिमाइज कर देता है, मतलब लीगल बना देता है। दूसरे वे से इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है एज इंडिविजुअल को अगर हम ध्यान में रखें तो। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उन्होंने क्या कर दिया था, इसमें मेन चेंज ये कर दिया था कि हमारा मेन पर्पस था इस बिल को लाने का कि पर्सनल डाटा का जो प्रोटेक्शन है वो हो जाए, पर्सनल लोगों का जो डाटा है उसका प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने क्या रेकमेंड किया था कि ऐसा एक लॉ आना चाहिए जो पूरे डाटा इकोसिस्टम को क्या करे, गवर्न करे या फिर उसको प्रोटेक्ट करे। और इसमें क्या कहा गया था कि इसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई थी। और इसमें क्या है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी दिया जाता है कि काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनके बारे में डिटेल नहीं दी गई, जैसे कि डाटा कैसे प्रोसेस करेगी स्टेट या फिर जो नॉन पर्सनल डाटा है उसका रेगुलेशन किस टाइप से होगा, इन सब चीज़ों की डिटेल इस बिल में नहीं दी गई थी। अब हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या हो जाता है, हमें पता है हमें एक डाटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमारे पास दो इश्यूज़ आते हैं, एक तो कि जो नया लॉ आएगा वो किस फॉर्म का होगा और दूसरा क्या है कि वो किस टाइप का, किस नेचर का वो प्रोटेक्शन हमें ऑफर करेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यू लॉ जो आएगा वो किस फॉर्म का होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है अब उसने ये कहा है कि एक लॉ की बजाय हम लोग मल्टीपल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि डिजिटल इकोसिस्टम के भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एक ही बिल में इंक्लूड करना एक गलती होगी, ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस प्रोटेक्शन के लिए, डिजिटल इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इसके लिए डिफरेंट लॉज होने चाहिए और उन लॉज को गवर्न करने के लिए, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज होनी चाहिए। और जो डाटा प्रोटेक्शन का बिल है इसको और ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़कर इसको हमें बर्डन नहीं करना है, क्योंकि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसके बाद सेपरेट लॉज बनाए जाएंगे, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए अलग बिल बनाया जाएगा, स्टेट सर्विलियंस पे एक अलग बिल बनाया जाएगा और डाटा इकोनॉमी के जो इश्यूज़ हैं कि जो भी डाटा मोनोपोलाइजेशन होता है, काफ़ी जो एंटिटीज़ हैं, कॉरपोरेट्स, कंपनीज वगैरह हैं, वो जो मोनोपोलाइजेशन कर रही हैं उनसे डील करने के लिए अलग लॉ बनाए जाएंगे। सेकंड इशू जो हमारे पास था, सेकंड इशू ये था कि किस टाइप का प्रोटेक्शन ये हमें ऑफर करेंगी। तो प्रोटेक्शन की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को पूरा अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिया जाएगा
और इस बार जो 2018 का लॉ था उसको कहाँ से बोरो किया गया था, कहाँ से उसके प्रोविजंस को लिया गया था, यूरोप के लॉ से, यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से उसको उठाया गया था। और ये इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है इसकी वायबिलिटी नहीं होगी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई यूज़ या फिर इसका जो रेगुलेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और क्योंकि एक प्रोविज़न यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में क्या था कि क्रॉस सेक्टोरल डाटा प्रोटेक्शन एंटिटी को बनाया जाए। क्रॉस सेक्टोरल डाटा प्रोटेक्शन मतलब डिफरेंट सेक्टर्स को एक साथ कंबाइन करके उनके डाटा को एक ही एंटिटी के अंडर प्रोसेस किया जाए। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या हो जाता है इसके लिए कि हमें एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रखनी चाहिए डाटा प्रोटेक्शन के लिए। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे डाटा को हार्म कौन कौन से सोर्सेज से है, उस बेसिस पे हमें अपने जो है डाटा प्रोटेक्शन की अप्रोच है उसको रखना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि रिस्क को एसेस करने के बाद, रिस्क असेसमेंट्स करने के बाद ये जो लॉ है इसको क्या करना चाहिए, जो एंटिटीज़ हैं उन पे सेल्फ रेगुलेशन और को रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए, सो दैट एंटिटीज़ को गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है उनके साथ कंप्लायंस का बर्डन नहीं होगा। मतलब वो खुद ही जिम्मेदार होंगी, जब खुद ही उन पे असर पड़ेगा तो वो खुद ही इन्हीं राइट्स का ध्यान रखेंगी और राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, उनको सेल्फ रेगुलेट कर देना। और तीसरा क्या कहा गया है कि तीसरा क्या किया जाएगा, ये जो करंट लॉ था ये अकाउंटेबिलिटी मेजर्स पे क्या था, वीक था। मतलब क्या था, इसके रेगुलेटर्स के पास क्या क्या पावर है, वो कितना अकाउंटेबल है, उसके बारे में बात नहीं की गई थी। तो नए लॉ में इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। और अगला क्या है, अगला ये है कि जो लॉ अब बनाया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी उसमें डाली जाएगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको पावर्स दी जाएंगी सो दैट उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि किसी भी लॉ को लाना मुश्किल नहीं है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखना और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना ही मेन फोकस होना चाहिए। उसके लिए उसमें कुछ पावर्स दी जाएंगी। ये हमारा था वे फॉरवर्ड, ये था ऑल अबाउट डाटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बेल से रिलेटेड। क्या कहा गया है कि जो हमारा कोर्ट है उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में बेल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया है। ये राइटर कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब जो है बेल को एक एक्सेप्शन के तौर पे नहीं बल्कि इम्पॉसिबल कर दिया है। कैसे इम्पॉसिबल कर दिया है देखते हैं। अभी क्या कहा गया है कि कुछ कंडीशंस रखी गई हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जिसको PMLA कह सकते हैं, उसका सेक्शन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका सेक्शन 45 क्या कहता है कि अगर किसी को बेल चाहिए ना तो उसे कोर्ट को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में गिल्टी नहीं है। जिसको भी ED लाएगी उसको खुद ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक गिल्टी नहीं है, मतलब वो निर्दोष है, ये उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा। अब इस केस में अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए जो कोर्ट है उसने अपना जो निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसीजन लिया था उसको बदल दिया है। निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा था कोर्ट ने कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ना वो टेररिज्म से कम खतरनाक और डिफरेंट है। जो टाडा के अंदर टेररिज्म की डेफिनेशन है उससे मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो है वो कम खतरनाक है और डिफरेंट है। लेकिन अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कह दिया कोर्ट ने कि मनी लॉन्ड्रिंग भी टेररिज्म की तरह ही एक खतरा है हमारे लिए, उतना ही है डेंजरस है और हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। PMLA के अंडर जो है ये भूल गया है कोर्ट कि PMLA के अंडर केवल मनी लॉन्ड्रिंग केवल जो पैसा है उसी को, पैसे की जो
लॉन्ड्रिंग हुई है उसी को इंक्लूड नहीं करती, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर किसी का कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट हो जाए, कोई आर्ट्स या एंटीक्स के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करे, सिक्योरिटीज़ के थ्रू करे, आईटी के थ्रू करे कंपनीज, या फिर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो भी मनी इन चीज़ों से आता है इसको भी इंक्लूड किया जाता है। और इसमें एयर एंड वाटर पॉल्यूशन है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। और आपको क्या लगेगा कि पॉल्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ एरर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आर्टिकल पे वापस आ जाते हैं। आर्टिकल में नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अब ईडी को जो अपनी ECIR रिपोर्ट होती है वो एक्यूज्ड के साथ, मतलब गिल्टी पर्सन के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब जो अक्यूज होगा उसको ये भी नहीं बताया जाएगा कि उसे किस ऑफेंस के लिए जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। और ECR में क्या होता है, जो ईडी है वो किस बेसिस पे, किस रेशनल के बेसिस पे जो गिल्टी है उसको गिरफ्तार कर रही है वो लिखा होता है। और वो कोर्ट ने क्या किया है उसको FIR के इक्वल नहीं रखा है। FIR में हमें बताया जाता है, FIR में क्या किया जाता है कि लोगों को पता होता है कि किस ऑफेंस के अंदर उन्हें रखा गया है, और FIR की डुप्लीकेट कॉपी शेयर की जाती है एक्यूज के साथ भी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और इसको डिनाई करने के लिए कोर्ट ने कहा है। अब ये कहा गया है कि बेल कैसे इम्पॉसिबल हो रही है कि अगर किसी को अपने अरेस्ट के ग्राउंड बता दिए जाएं किसी एक्यूज्ड को, तो उसको ये कहा जाता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को सेटिस्फाई कर दिया गया है, कि उसे अपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दिए गए हैं। लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होंगे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और कितने ब्रॉड होंगे इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पुलिस नॉर्मली क्या करती है कि पुलिस ये कहती है कि आपको इस सेक्शन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। आपने नॉर्मली फिल्मों में भी देखा होगा कि ये कहा जाता है कि आपको इस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसका ऑफेंस नहीं बताया जाता। ऐसा ही ईडी कुछ करने वाली है PMLA के केसेस में। तो अब ये कह रहा है कि बेल इम्पॉसिबल इस वजह से हो जाएगी क्योंकि जब अपराधी को ये पता ही नहीं है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है तो वो बेल कैसे लेगा। मतलब उसको यही नहीं पता, वो अनअवेयर है इन चीज़ों से, अपने ऑफेंस से जो उसने कमिट कर दिया है। कई बार क्या होता है अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाती है, हमें नहीं पता कि वो ऑफेंस है, वो पेनल्टी अट्रैक्ट करती हैं, तो उस केस में बेल को इम्पॉसिबल कर दिया गया है। तो इस वजह से कहा गया है कि ये बेल लेना उसके लिए कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। एक्यूज के लिए कभी भी बेल लेना, अगर उसको PMLA एक्ट के अंदर पकड़ा जाता है तो कभी भी बेल लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या कही गई है कि जो एक्यूज होगा उसको कई बार हो सकता है कि कस्टडी में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है उस पर साइन करने के लिए भी परसुएट किया जा सकता है। और जो जज होते हैं वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होती है उनको एडमिट कर लेते हैं एविडेंस के तौर पे, और उस एविडेंस को बेल हियरिंग के टाइम पे देखा जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है वो गलत केस में भी फंस सकते हैं। अब क्या कहा गया है कि NIA वर्सेस ज़हूर बताली केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि कोर्ट एविडेंस के अच्छे या बुरे एस्पेक्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट बस ये देखेगा कि जो एक्यूज है वो फर्स्ट इंस्टेंस में अपराधी था या नहीं, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में उसको आपने किन सबूतों के साथ पकड़ा और वो उनका कितना रेलिवेंस है क्राइम के साथ। तो क्या कहा गया है कि जो भी उनको गिरफ्तार करेगा, जो भी पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को गिरफ्तार करेगा, उसकी चार्जशीट में जो भी केस बनाया होगा उन्होंने, उसमें इतने ग्राउंड्स तो उन्होंने रखे होंगे। अगर वो किसी को उठा रहे हैं, किसी को मतलब बंद कर रहे हैं जेल में, किसी को अपराधी ठहरा रहे हैं, तो उनके पास इतने सफिशिएंट ग्राउंड्स तो होंगे जिनकी वजह से बेल को डिनाई किया जा सकेगा। और कोर्ट ने क्या कह दिया कि हम एविडेंस के अच्छे या बुरे एस्पेक्ट को देखेंगे ही नहीं, हमें बस ये मतलब है कि जब एक्यूज्ड को देखा गया ऑन द स्पॉट तो क्या वो डायरेक्टली
जो क्राइम है उससे रिलेटेड था, तो ऑब्वियसली वो रिलेटेड पाया जाएगा क्योंकि उसी को अरेस्ट किया गया है। उस केस में उसके लिए जो बेल लेना है वो और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ क्या कहा गया है कि इवन जो यूएपीए एक्ट है जो टेररिज्म से रिलेटेड है उनमें भी एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस लॉ को एक तरीके से टेररिज्म से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यूएपीए से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पीएमएलए को कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि बेल को कैसे इम्पॉसिबल कर दिया गया है। इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि ये केस स्टडी भी बन सकता है कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पे ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि दिल्ली पुलिस जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। और क्या है वो, इस टेक्नोलॉजी का अगर 80% सिमिलरिटी प्रूफ भी मिल जाता है तो उसको पॉजिटिव मान के न्यू दिल्ली काम करती है। यही एक आरटीआई के थ्रू रिस्पॉन्स मांगा था एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने, उसमें ये बताया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये क्या होती है, एक एल्गोरिथम के बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जो क्या करती है, किसी भी इंसान के फेस का डिजिटल मैप बना लेती है और उस डिजिटल मैप को क्या किया जाता है, फिर जो डाटाबेस है उससे मैच किया जाता है। मतलब किसी भी इंसान के फेशियल फीचर्स को मैप करके आइडेंटिफाई करके एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है और उस मैच को फिर जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उससे मैच किया जाता है। सबसे पहले किस लिए यूज़ करना स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई और ट्रेस करने के लिए। इस चीज़ के लिए उन्होंने एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब हालांकि इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, देखेंगे हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे इसका यूज़ चेंज हो गया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट जो 2019 में हो रहे थे उस टाइम पे एफआरटी को यूज़ किया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया या फिर ध्यान में आया। अब ये कहा गया है कि ये एक फंक्शनल क्रीप की तरह काम कर रहा है। मतलब फंक्शनल क्रीप का मतलब आपको समझना होगा कि कोई टेक्नोलॉजी जिसका पर्पस तो कुछ और था, मतलब उसे कोई और पर्पस सर्व करने के लिए यूज़ में लाया गया था, लेकिन अब उसके स्कोप को बढ़ा दिया गया है और उसके ओरिजिनल पर्पस से ज़्यादा वो और भी वाइडर फंक्शंस को फुलफ़िल कर रहा है। मतलब इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था कि जो चिल्ड्रन है, मिसिंग चिल्ड्रन है, उनको आइडेंटिफाई करना। अब इसका यूज़ किया गया एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये क्या कह सकते हैं, इसका एक वाइडर फंक्शन हो गया, इसलिए यहाँ ये टर्म का यूज़ हुआ। ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फंक्शन क्रीप। ये आपको लगेगा इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ गलती हो सकती है। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि ये डिजिटल मैप तैयार किया जाता है फेस का, और ये एल्गोरिथम बेस्ड होती है टेक्नोलॉजी। ये दो पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है 1-to-1 वेरिफिकेशन, एक होता है 1-to-N। 1-to-N को देखेंगे। सबसे पहले 1-to-1 को देखते हैं। 1-to-1 को क्या किया जाता है कि कोई पर्सन है, उसकी फ़ोटो से उसकी खुद की आइडेंटिटी को मैच किया जाता है। इसको 1-to-1 आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जैसे हमारे जो फ़ोन के लॉक्स होते हैं जो फेस से खुलते हैं, उसको 1-to-1 वेरिफिकेशन कहा जा सकता है। ऐसे ही क्योंकि हमने क्या किया होता है, फ़ोन में अपनी फ़ोटो को एक को सेव कर दिया होता है, उस बेसिस पे फ़ोन को हम जब भी अनलॉक करते हैं तो उस फ़ोटो से हमारे फेस को ये रिकॉग्नाइज़ करता है, और अगर कोई और पर्सन उसको खोलने का ट्राई करता है तो वो नहीं खुलता है। अब 1-to-N आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी फ़ोटो से या वीडियो से एक फेशियल मैप को तैयार किया जाता है और फिर उस फेशियल मैप को जो डाटाबेस है, जो काफ़ी सारे पर्सन्स का डाटाबेस है, उससे मैच किया जाता है और उस पर्सन को फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो कि फ़ोटो और वीडियो में है। मतलब कि किसी फ़ोटो से और वीडियो से फेशियल मैप तैयार करके उस पर्सन को डाटाबेस में सर्च किया जाता है सो दैट उस पर्सन की आइडेंटिटी हमें पता लग पाए। और दिल्ली पुलिस जो है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, 1-to-N आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड। और क्या होता है इसमें
1-to-N आइडेंटिफिकेशन में जो FRT है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, वो एक मैच स्कोर जनरेट करती है। मैच स्कोर क्या होता है कि पॉसिबल मैचेस की एक हमें लिस्ट प्रोवाइड करवा देती है। उसके बाद एक ह्यूमन एनालिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फाइनल प्रोबेबल मैच जो होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल मैच जो होता है, उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। ये इसकी एक काम करने का तरीका बताया गया है, लेकिन ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल कैसे हो सकता है कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरी बात, इसमें 2 इश्यूज देखने को मिले हैं। पहला इशू क्या है कि मिस आइडेंटिफाई कर लेता है ये लोगों को, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें नहीं है, और मिस आइडेंटिफाई करके क्या किया जाता है, गलत लोगों को आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके मास सर्विलियंस किया जा सकता है, मतलब लोगों पे नज़र रखी जा सकती है। ये इसके 2 इश्यूज हैं। क्या कहा गया है कि रेस और जेंडर के बेसिस पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और क्या 2 टाइप की इसमें एरर देखी जाती हैं। एरर कौन कौन सी? फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को दूसरा पर्सन समझ के आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ये होती है फॉल्स पॉजिटिव की एरर। दूसरी होती है फॉल्स नेगेटिव की एरर। फॉल्स नेगेटिव की एरर क्या होती है कि कोई पर्सन है, उसकी फ़ोटो आपके डाटाबेस में है, लेकिन अब उस फोटो से उसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, फॉल्स नेगेटिव एरर। अब एक एग्जांपल दिया गया है कि अमेज़न की जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, रिकॉग्निशन, उसने 28 लोगों को, कांग्रेस के मेंबर्स को गलत आइडेंटिफाई कर लिया था। ये यहाँ एग्जांपल दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, उसके एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जब बात आती है व्यूमन को आइडेंटिफाई करने की, और कलर के बेसिस पे जो लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है वहाँ एरर रेट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा हाई हो जाता है। ये इसमें काफ़ी इश्यूज देखे जा रहे हैं। और फॉल्स नेगेटिव का क्या जो डिसएडवांटेज है वो क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव मैंने आपको बताया क्या होता है कि किसी भी इंसान को उसी के डाटाबेस से मैच नहीं करवाया जा रहा है, मतलब उसकी फ़ोटो सेव है लेकिन उसी फ़ोटो से वो खुद ही मैच नहीं हो पा रहा है, ये है फॉल्स नेगेटिव की एरर। तो इससे क्या होगा कि कई बार जैसे आधार है, उसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, उससे हमें स्कीम्स में एनरोल करने में हेल्प मिलती है। अगर फॉल्स नेगेटिव की एरर आ जाए तो वो पर्सन जो है वो स्कीम्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा और एक्सक्लूड हो जाएगा उन स्कीम के बेनिफिट से। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और क्या कहा गया है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ना, ये राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन करती है। अगेन राइट टू प्राइवेसी आ गया, मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, आर्टिकल आपको बताना है कौन से आर्टिकल के ये अंडर आता है। उसके बाद ये कहा गया है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पे ये लगाया गया है कि 80% सिमिलरिटी को ये लोग पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं, लेकिन क्या इसको यूज़ किया जाना चाहिए केवल 80% सिमिलरिटीज़ पे? क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिनमें फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं, और उसमें क्या हो सकता है कि कई बार क्या हो सकता है, किसी एक पर्सन का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पास्ट में, उस पर्सन की जगह किसी और को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, मतलब, या फिर ये हो सकता है कि किसी पर्सन का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पास्ट में रहा है और उसी के जैसे दिखने वाले किसी और इंसान ने वो कोई और क्राइम कर दिया है, तो जब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है जो पास्ट में क्रिमिनल रह चुका है वो उसको दिखा दे, उसको शो अप कर दे, और इसकी वजह से क्योंकि पुलिस को लगेगा इसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है तो ये एक्यूज हो सकता है। ये सब दिक्कतें इसमें देखी जा रही हैं। तो इसको ऐसी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा सकता है जो कि पहले जो पास्ट में पुलिस के साथ जिनका थोड़ा मतभेद रह चुका है और जिन्होंने लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो। ये सब इसके मिसयूज़ कह सकते हैं या फिर इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
कि ओवरसीज बोरोइंग मतलब दूसरे देश से बोरोइंग करना एक डबल एज्ड स्वर्ड है, मतलब एक दो धारी तलवार है। इस बारे में ये आर्टिकल है। कैसे है, क्या है, सब समझेंगे हम। क्या कहा गया है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी कैपिटल काफ़ी तरीक़ों से बूस्ट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल इन्फ्यूज़न काफ़ी वे से किया जा सकता है। पहला मेथड क्या है कि जो कंपनी की अर्निंग्स हो रही हैं उन्हीं अर्निंग्स को, एक्सेस अर्निंग्स को उसमें वापस लगा दे, कंपनी में ही लगा दे। उससे कंपनी में क्या होगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके स्टेक को डाइल्यूट कर दे, मतलब शेयर्स इशू कर दे और इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज़ कर ले कंपनी में, सो दैट उससे भी कैपिटल इन्फ्यूज़ हो जाएगी। थर्ड क्या है, और जो सबसे क्विक, सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड मेथड है वो कौन सा है कि बैंक से लोन ले ले, डायरेक्ट बैंक से लोन ले ले, एनबीएफसी से ले ले, या फिर ओपन मार्केट के जो बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स हैं इनके थ्रू इशू करके कुछ लोन ले सकता है। ये एक हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, फॉरेन बोरोइंग। डोमेस्टिक सोर्सेज के बाद, डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो करने के बाद जो ऑप्शन बचता है वो होता है बोरोइंग फॉरेन से करना, मतलब फॉरेन डिनोमिनेटेड, फॉरेन करेंसीज में डिनोमिनेटेड करना बोरोइंग्स को। अब इसमें क्या आर्गुमेंट है, क्यों करते हैं लोग फॉरेन करेंसी में बोरोइंग? क्योंकि वहाँ का इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो जाता है, चीप हो जाता है फॉरेन से लोन लेना। लेकिन क्या कहा गया है कि अगर कंपनी, इसके ड्रॉबैक भी देखे जा सकते हैं, जैसे अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लोन बढ़ जाएगा। अगर उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो लोन ज़्यादा भरना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज़ किसी कंपनी ने किसी फॉरेन बैंक से $10 का लोन लिया है, आज डॉलर है 70 रुपये के इक्वल। अगर तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को उस फॉरेन बैंक को कितने रुपए वापस करने हैं, 700 रुपये, क्योंकि 70 रुपये $1 की वैल्यू है, $10 का उसने लोन लिया है, तो मतलब 700 रुपये उसको रिटर्न करने हैं। सपोज़ कि यही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए और $1 हो जाए 75 रुपीज़ के इक्वल, 75 रुपीज़ के इक्वल हो गया, तो अब कंपनी को कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 750 रुपीज़, क्योंकि $10 का उसने लोन लिया है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कंपनी को 50 रुपीज़ का लॉस जो हुआ वो करेंसी की डेप्रिशिएशन से हुआ। तो ये एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक देखा जा सकता है। ऐसे ही इन्होंने बताया है, एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, वेदांता एक कंपनी है, किससे रिलेटेड है, माइनिंग कंपनी है ये। उसने क्या किया था कि फॉरेन से लोन लिया था, लेकिन चूंकि उसके जो रेवेन्यू थे वो रुपी में थे, क्योंकि इंडियन कंपनी थी, तो वो अपने डॉलर काउंटर पार्ट से क्या नहीं कर पाई, पेस को संभाल नहीं पाई। मतलब क्या हुआ, एक तो वो इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही थी तो रुपी में उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, जो कि डॉलर में कन्वर्ट करना उसको काफ़ी महंगा पड़ रहा था। दूसरी बात क्या है कि जो वेदांता का बिजनेस था वो ऐसी कमोडिटीज़ में था जो कि वोलेटाइल प्राइसेस वाली हैं, मतलब जिनके प्राइसेस घटते या बढ़ते रहते हैं। उनकी वजह से भी उसे अपना लोन जो है वो रिटर्न करने में काफ़ी इश्यूज़ हुए, यही बात थी। और ये कहा गया है कि जो एडवांटेज है फॉरेन करेंसी में बोरो करने का, वो हाई रेट पे हमें भरना पड़ता है, मतलब उसका एडवांटेज जो है वो डिसएडवांटेजेस में चेंज हो जाता है। और क्या हो रहा है, अब क्या हुआ है कि यूएस के बैंक ने, यूएस ने जो उसके पहले पुराने रेट से 0% से 0.25% के रेट से बोरोइंग के लिए, अब उनको बढ़ा के कर दिया 2.5 से 2.75 तक। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, 0.25 पहले अपर लिमिट थी, अब लोअर लिमिट 2.5 है। तो आप देख सकते हैं, और अभी ये प्रोजेक्शन है, ये हो सकता है कि इनको बढ़ा के 4% भी कर दिया जाए। तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, एक तो क्योंकि इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो रही है, जिसकी वजह से अर्निंग्स जो है वो कम होती जा रही हैं, और दूसरा क्या है कि जो रुपी है
उसकी फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में डेप्रिसिएशन होता जा रहा है। इसलिए ये जो राइजिंग रेट्स हैं इसका दो गुना इफेक्ट हमारे जो बोरोवर्स हैं उन पर पड़ने वाला है। ये सभी था। ऑल्दो द आर्टिकल इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको जस्ट क्रिटिकली थिंक करना है इसके बारे में कि कैसे क्या बोल रहा है और इसका क्या पर्सपेक्टिव है। आपको अपना पर्सपेक्टिव इस पे बनाना है। अब थोड़ा सा डिबेंचर्स के बारे में देख लेते हैं। डिबेंचर्स की बात आई है। डिबेंचर्स क्या होते हैं कि डिबेंचर्स को कंपनीज पैसा बोरो करने के लिए इशू करती हैं और ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, शेयर से डिफरेंट होते हैं। शेयर क्या होता है कि शेयर होते हैं कंपनी की कैपिटल, और डिबेंचर क्या होता है, कंपनी का डेट, ऐसा डेट जो कंपनी को चुकाना है। जो शेयर्स पे हमारी इनकम होती है, कंपनी की इनकम होती है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन जो इनकम डिबेंचर्स पे होती है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि किसी पॉइंट पे, किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनके पास ये फीचर्स होता है कि उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपको बताया डिबेंचर्स के टाइप बता दिए, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल के भी 2 टाइप्स हैं। नॉन कन्वर्टिबल होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होंगे, जो कंपनी की एसेट से बैक किए जाएंगे। मतलब अगर कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडिफाई हो जाती है, मतलब कंपनी फेल हो जाती है वो पैसे लौटाने में, तो जो इन्वेस्टर है जिसके पास डिबेंचर है वो क्या कह सकता है कि अपने एसेट्स को लिक्विड कर दो, मतलब अपने एसेट्स को बेच दो लेकिन मुझे मेरा पैसा दो। तो ये कौन से होते हैं, सिक्योर्ड एनसीडी होते हैं। और अनसिक्योर्ड वाले कौन से हो जाएंगे कि अगर कंपनी डिफॉल्ट भी कर जाती है तो भी उनकी कोई बैकिंग नहीं होती है। ये सब था इसमें इम्पॉर्टेंट, आज के न्यूज़पेपर में यही था इम्पॉर्टेंट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक वोकेबलरी देखेंगे। वोकेबलरी देखने से होगा ये कि साथ के साथ हमारी प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड वे में चलती रहेगी। हम प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ वोकेबलरी हमारे बहुत काम आएगी। सबसे पहला वर्ड क्या है, डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझकर, पर्पसली, कॉन्शियसली। फ्यूरर, फ्यूरर का मतलब क्या है, हंगामा या फिर रैम्पेज। ट्राउंस, ट्राउंस का मतलब क्या है, दंड देना या फिर पनिशिंग। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब है जानबूझकर। फ्यूरर, हंगामा। ट्राउंस का मतलब है दंड देना। ये आपको रिवाइज करना है। मैं ज़्यादा इसीलिए वर्ड्स नहीं उठाती हूँ क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हम याद नहीं रख पाएंगे। छोटे छोटे वर्ड्स हैं और काम आने वाले वर्ड्स हैं, आप इनको डेली यूज़ में लाइए सो दैट आप इनको लंबे समय तक याद रख पाएँ। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। बी कैसे होगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआरस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक अपने पास रिजर्व करके रखता है फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में। आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या आएगा, फॉरेन करेंसी के एसेट्स आएंगे, गोल्ड आएगा, एसडीआर। एसडीआर किसके होते हैं, आईएमएफ के, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर रिलेटेड विद आईएमएफ, और रिवर्स ट्रांसपोजिशन विद आईएमएफ। ये आपको पता होना चाहिए, ये चारों चीज़ें इंक्लूड होती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। और ये कौन से ऑप्शन में था हमारे पास, ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो सो दैट यूट्यूब को भी पता चले कि वीडियो अच्छा है और वीडियो का रीच बढ़े। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डेली आ जाए। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।